एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज इलेक्शन कमीशन का फ्रंट पेज पे न्यूज़ है कि ईसी सेज इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू बार फॉरेनर्स फ्रॉम वोटर लिस्ट। इन पे आरोप लग रहा है कि ये एसआईआर के ज़रिए एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बना रहे हैं और सिटीजनशिप का कुछ वो कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि हम लोग केवल सिटीजन्स को इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने दें। तो इलेक्शन कमीशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहला बात तो है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऐसा कोई भी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। फिर जो इलेक्शन का जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 324 से 329 में दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 324 बोलता है कि द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। उसके बाद बोलता है कि इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें दो बात बोल रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन होगा उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और उतने इलेक्शन कमिश्नर होंगे जितना प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है कि पहले एक थे, फिर 3 मेंबर बॉडी हो गया, फिर 1 मेंबर बॉडी हो गया, अब 3 मेंबर बॉडी है। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, यहाँ से पढ़िए। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट बी मेड बाय प्रेसिडेंट। मतलब इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेंगे। सब्जेक्ट टू व्हाट? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन दैट बिहाफ बाय द पार्लियामेंट। मतलब जो अपॉइंटमेंट होगा वो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मेड बाय द पार्लियामेंट। वो आगे हम लोग देखेंगे, अभी एक एक्ट पास हुआ है 2023 में। आगे देखिए, ये बोलता है कि प्रोवाइडेड दैट सीईसी शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हो स्पेशल मेजॉरिटी से, तो वैसे ही आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाओगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और अ रीजनल कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर है या कोई अगर रीजनल कमिश्नर होते हैं तो उनको आप हटा सकते हैं। कैसे? तो रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद एक है आर्टिकल 326 जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है। मतलब एक सर्टेन एज के जो ऊपर होंगे लोग जो इंडिया में 18 ईयर्स है उनको वोटिंग राइट्स होगा। फिर आर्टिकल 329 है कि बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, कि कोर्ट उसमें इलेक्टोरल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अभी जो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड ऑन दैट बी इन दैट बिहाफ बाय पार्लियामेंट। तो वो लॉ क्या पास किया? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। सबसे पहले बोलता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो कोई भी ऐसा आदमी जो एक पोस्ट होल्ड करता है या होल्ड कर चुका है इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो उनका सेक्रेटरी का इक्विवेलेंट कोई रैंक वो होल्ड कर रहे हैं या वो कभी होल्ड कर चुके हैं। उसके बाद वो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होने चाहिए और हु हैज़ द नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ये इनका क्वालिफिकेशन है। फिर सर्च कमेटी एक बैठेगा हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये एक 5 पैनल का लोगों को चूज़ करेंगे कि चलो जो सर्च कमेटी जो सिलेक्शन कमेटी होगा वो इनमें से चूज़ करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 5 लोगों को ही ये कर सकता है, वो सर्च कमेटी के बाहर भी जा सकता है जो 5 लोगों का नाम उसने सुझाया है। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? तो एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे जो लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें एक और वो है कि अगर कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, मतलब जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बनता है? जिसको 10% सीट्स हो, जिस पार्टी को उसका मिनिमम 10% हो और जो लार्जेस्ट हो। तो अगर एक से ज़्यादा को 10% है तो जो लार्जेस्ट होगा। तो अगर कोई ऐसा है जिसको 10% सीट नहीं हुआ है तो जो लार्जेस्ट होगा उसको लीडर ऑफ अपोजिशन मान लिया जाएगा कि उसका जो लीडर है वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा? या तो 6 साल या 65 ईयर, जो भी पहले आ जाए।
फिर वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और वो बोल रहा है कि इफ़ एन इलेक्शन कमिश्नर बिकम्स सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो टोटल टर्म कैन नॉट बी मोर देन 6 years। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर है, वो 3 साल बन चुके हैं, वो 3 साल रह चुके हैं इलेक्शन कमिश्नर, और उनको फिर एलिवेट किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, तो वो बाकी वो 3 ही साल रह सकते हैं। ऑल्दो अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा तो 6 साल रहेंगे, लेकिन अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर अगर वो होता है, उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, तो वो बस 3 साल के लिए रहेंगे, मतलब टोटल टर्म 6 साल ही चल रहेगा। रिमूवल कैसे होगा? तो सीईसी का सुप्रीम कोर्ट जज की तरह, और ईसी का रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी का। अब एक ये देखिए, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no court shall entertain or continue any civil or criminal proceedings against any person who is or was a chief election commissioner or an election commissioner for any act, thing, or word committed, done, or spoken by him when or in the course of acting or purporting to act in the discharge of his official duty or function। ये बेसिकली बोल रहा है कि कोई भी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या था, या कोई इलेक्शन कमिश्नर है या था, तो वो अपना जो टेन्योर था उसमें वो कुछ भी किए, कुछ भी बोले, कोई भी काम किए, एनी एक्ट, थिंग और वर्ड कमिटेड, डन और स्पोकन बाय हिम, तो उस पर कोर्ट अगर आप जाओगे तो वो एंटरटेन नहीं कर सकता है। तो बेसिकली ये एक ब्लैंकेट उसको इम्यूनिटी दे देता है। तो राहुल गांधी एक बार बोले थे लोकसभा में कि हम लोग जब आएंगे पावर में तो ये जो प्रावधान है इसको हटा देंगे, और रेट्रोस्पेक्टिवली हटाएंगे। मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कि जब से एक्ट आया है तब से हम लोग हटा देंगे। सिविल मैटर्स में रेट्रोस्पेक्टिवली आप कर सकते हो, क्रिमिनल मैटर में नहीं कर सकते। तो ये मेन प्रोविजन। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला जो आपको चैलेंज दिखेगा वो ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें अगर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट का मेजॉरिटी है। सबसे पहले तो जो सर्च कमेटी है उसी में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसका हेड है। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी में पीएम और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है कोई, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का होने का तो कोई बात ही नहीं है, हो ना हो। जो पीएम और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, बेसिकली पीएम जो तय कर दिया, क्योंकि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अगर उनका बात नहीं मानेगा तो कैबिनेट में ही नहीं रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही हटा दिया जाएगा। तो बेसिकली जो पीएम है वही सब डिसाइड कर रहा है। दूसरा देखिए, जो एक स्कोप है यहाँ पे जुडिशरी का इंटरवीन करने का, नॉट एलिजिबल, स्पेलिंग गलत लिखा गया है, नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट फॉर व्हाट, कि आप दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकते, कि आप यूपीएससी के चेयरमैन भी नहीं बन सकते, या किसी स्टेट सर्विस कमीशन के चेयरमैन नहीं बन सकते। मतलब रीअपॉइंटमेंट के ये हूबहू वहाँ से लिया हुआ है बेर एक्ट से, उसमें भी मेंशन नहीं किया हुआ है रीअपॉइंटमेंट फॉर व्हाट, वो नहीं दिया हुआ है। तो ये आगे चल के ये कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई। फिर ये है कि जब सीईसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के मैटर के तरह हटा रहे हैं, तो इलेक्शन कमिश्नर को आप रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी पे क्यों हटा रहे हैं? तो ये एक है। और एक ये चौथा, ये जो सेक्शन 16 है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, ये चार एक मेन क्रिटिसिज्म मेरे को इस एक्ट में दिखता है। तो ये हो गया इलेक्शन कमीशन और Chief Election Commissioner and other election commissioners, appointment, conditions of service and term of office Act 2023। यूपीएससी डायरेक्ट सवाल भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस, और या ये भी पूछ सकता है हाउ डज इट, इसको ये ऐसे फ्रेम कर देगा कि हाउ डज इट इनेबल इलेक्शन कमीशन टू फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या हाउ डज इट इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो वो सब आप ध्यान में रखिएगा, कुछ नहीं, बस इसको आप वो कर दीजिएगा। अगर पूछता है इंडिपेंडेंस का तो क्वालिफिकेशन को आप हटा सकते हो, बाकी आप ऐसे ही रख सकते हो। फिर ये भी एक पॉइंट था कि जैसे अगर टर्म ऑफ ऑफिस है, ठीक है, 6 साल के लिए उनका है, तो ऐसा नहीं होगा कि उनका सर्विस कंडीशन को वो ऑल्टर कर देगा। सर्विस कंडीशन या उसका सैलरी या उनका जो पेंशन होने वाला है वो सबको वो ऑल्टर कर देगा पार्लियामेंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि बहुत न्यूज़ में आ रहा है एसआईआर पे भी कभी कवर करेंगे, आज इसको कवर कर लिए। अगर आप लोग को टाइम मिले तो आर्टिकल 324 से 329 आप लोग बेयर एक्ट से पढ़िएगा। आगे चलते हैं।
मद्रास हाई कोर्ट अपहोल्ड्स ऑर्डर टू लाइट लैंप एट मदुरई स्टोन पिलर। ये अलग ही चल रहा है, वो दीपथून वाला रो, उसमें अब मद्रास हाई कोर्ट अब इसमें बोल रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये मैटर अभी और चलेगा, ख़त्म नहीं हुआ है। ये गैस लीक हो गया, उसको बोल रहे हैं कंटेन हो गया है। इंडियन एम्बेसी हायर ट्रम्प एड्स फर्म फॉर टॉक्स ऑन ट्रेड बायलैटरल टाइज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये बोल रहे हैं कि इंडिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, बेसिकली इंडियन एम्बेसी जो है, उसने कुछ लोगों को हायर किया था ये सब पे बात करने के लिए। बेसिकली यूएस में क्या होता है ना, लॉबी होता है, तो वहाँ पे अगर आपको पर्टिकुलर आपका जैसे फॉर एग्जांपल आर्म्स लॉबी होगा, एनवायरमेंटल लॉबी होगा, तो आपको अगर कोई फिर डेमोक्रेट्स का अलग लॉबी होगा, रिपब्लिकन्स का अलग लॉबी होगा, तो आप उनको अप्रोच करते हो कि भाई मेरा काम करवा दो, मेरे से बात करवा दो। तो वही बोल रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इंडियन एम्बेसी है, उसने वो इसको अप्रोच किया था। तो ये लोग डिनाई कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अभी ट्रम्प का आगे भी देखते हैं, तो बोले ही जा रहा है। Dangerous paradigm. Trump has lowered the threshold of norms for conduct on global stage. ये बेसिकली ट्रम्प अब सबको धमकाया जा रहा है। वेनेजुएला को तो कर ही दिया, उसके प्रेसिडेंट को तो किडनैप कर ही लिया है। उसके बाद अब ग्रीनलैंड, वो डेनमार्क को बोल रहा है कि भाई ग्रीनलैंड चाहिए मेरे को। मैक्सिको, क्यूबा, ईरान, कोलंबिया सबको धमका रहा है। तो उसी पे आर्टिकल दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेना। कुछ खास मतलब ऐसा कोई ये नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको आप लोग पढ़ना। एट अ क्रॉसरोड्स, ईरान मस्ट इनिशिएट रिफॉर्म्स एंड री एंगेज विद द वर्ल्ड। बेसिकली क्या बोल रहा है कि ईरान में कुछ दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है और ढेर सारे लोग, उसमें कुछ लोगों का डेथ भी हुआ है। अब यूएस बोल रहा है कि भाई अगर प्रोटेस्टर्स को कुछ किए तो बुरा होगा, तो अच्छा नहीं होगा। और बेसिकली हुआ क्या है कि इसको इतना सैंक्शन लग चुका है यूएस का कि उसका जो इकॉनमी है वो क्रम्बल कर रहा है। इसके कारण इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही है और जो उनका जो करेंसी का वैल्यू है वो गिरते जा रहा है। तो वही है कि भाई ईरान को अब थोड़ा स्टेप्स लेना चाहिए, अपना आपको थोड़ा रिफॉर्म करना चाहिए। ये शशि थरूर, इन्होंने एक बिल लाया था राइट टू डिस्कनेक्ट का। बेसिकली क्या है ये राइट टू डिस्कनेक्ट? इस पर यूपीएससी कुछ पूछने वाला नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, पूछेगा तो मे बी एथिक्स में पूछ दे। राइट टू डिस्कनेक्ट होता है कि आप का जब वर्किंग आवर ख़त्म हो गया, जैसे आपका ऑफिस अगर 9 to 5 है, तो 5 बजे के बाद आप ऑफिस से कोई कॉल, कोई ईमेल, कोई मैसेज आए तो उसका आप रिप्लाई नहीं करोगे, आपको कुछ नहीं होगा। बेसिकली यू हैव द राइट टू डिस्कनेक्ट, बस वही है। अमेरिकाज वेनेजुएलन एक्शंस आर मोस्ट अनलॉफुल। ये जो प्रभास रंजन साहब हैं, ये अपना अलग अलग इंटरनेशनल लॉ को वो करके बता रहे हैं कि ये अनलॉफुल है। इंडियाज एकेडमिक ओपननेस अंडर स्ट्रेन। कोई एक आने वाली थी हिंदी स्कॉलर फ्रांचेस्का और सीनी फ्रॉम यूके, तो उनको रोक दिया गया है, कुछ हुआ वही सब है। यहाँ पे वेनेजुएला का कंपेयर किया है यूएस और चाइना से रिलेशंस को। रीथिंकिंग इंडिया स्किलिंग आउटकम्स, तो इसमें एक देखिए, ये तो सिंपल सा आर्टिकल है, इसमें एक जो डेटा आपको ध्यान में रहना चाहिए वो है कि इंडिया का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 28% है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एम करता है 50% का बाय 2035। उसके बाद ओनली अबाउट 4.1% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स हैज़ रिसीव्ड फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग। और कुछ तो है नहीं। बेसिकली वही है कि इंडिया में जो स्किलिंग का है वो इतना सारा स्कीम आ रहा है, जो भी आ रहा है। जैसे यहाँ पे एक और डेटा दिया हुआ है, ये डेटा सब आप लोगों को काम आएगा मेंस में, आंसर राइटिंग में, इंट्रोडक्शन में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हैज़ ट्रेंड एंड सर्टिफाइड अराउंड 1.40 करोड़ कैंडिडेट्स। तो ये 3-4 डेटा आप लोग याद रखिएगा। और बेसिकली वही है कि भाई स्किलिंग का जो वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किलिंग, ये सब जो है ये क्यों नहीं सक्सीड कर रहा है इंडिया में। फिर एक है कि व्हाट आर बायो मटीरियल्स एंड हाउ डू दे वर्क। बायो मटीरियल्स क्या है, यहीं पे दिया हुआ है, देखिए। बायो मटीरियल्स आर मटीरियल्स डिराइव्ड होली और पार्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज और engineered यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट आर डिजाइन टू रिप्लेस और इंटरेक्ट विद कन्वेंशनल मटीरियल्स। तो यूपीएससी इसमें वन वर्ड एसोसिएशन पूछेगा कि व्हाट आर बायो मटीरियल्स। आप याद रखिएगा कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं और ये 3 तरह के, यहाँ पे 3 तरह का दिया हुआ है। एक drop in biomaterials which are chemically identical to petroleum based materials and can be used in existing manufacturing system. Drop out biomaterials which are chemically different and require new processing or end of life system.
एंड नोवेल बायोमटेरियल्स विच ऑफर न्यू प्रॉपर्टीज। अब इसका यूज़ कहाँ पे है? तो टेक्सटाइल में यूज़ है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में यूज़ है, पैकेजिंग में यूज़ है, हेल्थ में यूज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है तो उसमें बायोमटेरियल का यूज़ होता है। तो वही है, कुछ खास है नहीं इस आर्टिकल में। बस ये टर्म याद रखिएगा, बायोमटेरियल्स क्या होता है वो याद रखिएगा। प्राइवेटाइजेशन एंड पॉलिसी गैप्स थ्रेटन इंडियाज पब्लिक हेल्थ सिस्टम। सिंपल सा ये है, प्राइवेटाइजेशन एंड पॉलिसी गैप्स थ्रेटन इंडियाज पब्लिक हेल्थ केयर। बेसिकली देखिए, जो बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत सारे जो सोशल वेलफेयरिस्ट हैं, उन लोगों का कहना है कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये सब में प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये सब जो है एक सोशल गुड है, इसको ऐसे ही सरकार को फ्री में अवेलेबल कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आप एजुकेट करोगे, आज आप हेल्थ दोगे, तो वो जो आगे जा करके जो आज हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं और यहाँ पे देखें कि स्किल नहीं है, तो वो सब अगर फ्री रहेगा तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग रीप कर पाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो डेमोग्राफिक बर्डन बन जाएगा। तो वही इसमें ये सब नहीं दिया हुआ है, मतलब ये हेल्थ के बारे में दिया हुआ है बस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट टास्क सिर्फ हरियाणा कैन ग्रांट रिलीफ टू एकेडमिक फॉर कुछ पोस्ट कर दिए थे सर। मोदी नॉट दैट हैप्पी विथ मी, ट्रम्प बोल रहा है कि मोदी खुश नहीं है मेरे से। पैरोल टू गुरमीत सिंह इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, इनको बार बार पैरोल ही मिल रहा है, तो वो भाई देखने के वो है, एक कंपैरिजन हो रहा है कि भाई उमर खालिद को और शर्जील इमाम को नहीं मिला। चलो वो तो नहीं मिला, यूएपीए लगाया नहीं मिला, लेकिन इन पे रेप का ये कॉन्विक्ट है और इन पे इनको पैरोल मिलते जा रहा है। और बेल और पैरोल बहुत टर्म में बहुत ये आता है, तो एक थोड़ा देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बेल क्या होता है। एक तो होता है रेगुलर बेल, जो आप कस्टडी में हो, मतलब पुलिस ने आपको पकड़ लिया, आपने ऑफेंस किया कुछ और आपको पुलिस ने पकड़ लिया है, और उसने अब है कि पुलिस पकड़ेगा 24 घंटे में आपको, अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ नहीं है तो आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने देगा, वो बेल दे देगा आपको अगर वो उसको लगेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टडी फॉर अ बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस ऐसा नहीं होता है कि आपको बेल नहीं मिलेगा, वो नॉन बेलेबल है कि वो जज के ऊपर होता है कि वो देगा कि नहीं। बेलेबल में यूजुअली आपको बेल मिल जाता है, जैसे आपने कोई चोरी कर लिया, किसी ने चोरी किया, अब वो बेलेबल है कि जाओ यार ठीक है। लेकिन अब किसी ने रेप कर दिया या पॉक्सो के अंडर, वो सब नॉन बेलेबल है। एंटिसिपेटरी बेल, अब किसी को लग रहा है कि भाई मेरे को जेल होने वाला है, पुलिस आने वाला है मेरे को पकड़ने, तो वो पहले ही बेल ले लेगा। इंटरिम बेल, अब जैसे आपको रेगुलर बेल के लिए आप जाने वाले हो कोर्ट, तो उसके पहले आप इंटरिम बेल लेते हो जब तक रेगुलर बेल या एंटिसिपेटरी बेल का आपको हियरिंग होता है। एक होता है डिफ़ॉल्ट या स्टैट्यूटरी बेल। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे केसेस हैं, जो लॉज हैं जिसमें दिया हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेशन है या जो चार्जशीट फाइल करने का टाइम है वो इतना है। अब उतना में अगर नहीं होगा तो बोलते हैं कि आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा, स्टैट्यूटरी बेल बोलते हैं उसको, कि आपको बेल मिल जाएगा। बेल आफ्टर कन्विक्शन, आफ्टर अ पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड बट इज़ अपीलिंग द जजमेंट। तो क्या करेगा, जैसे वो जो नीचे का कोर्ट रहेगा, लोअर कोर्ट रहेगा, वो उसको दे दिया कि भाई तो कॉन्विक्ट है, उसके बाद उसको सज़ा सुना दिया, लेकिन उसको बेल भी दे देता है कि ठीक है तुम अपील कर लो। फिर एक टर्म है, ये परोल पे बार बार बाहर आ रहे हैं, जो भी राम रहीम है, ये कन्विक्टेड प्रिजनर्स पे होते हैं, और कंडीशनल टेम्पररी रिलीज होता है। ये जो पैरोल पे होंगे ये टाइम काउंट नहीं होगा सेंटेंस में। और एक होता है फरलो, वो होता है टेम्पररी रिलीज यूजुअली फॉर गुड बिहेवियर, और ये टाइम काउंटेड इन सेंटेंस होता है। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। आगे देखते हैं। मणिपुर गवर्नमेंट ट्रांसफर बिष्णुपुर एक्सप्लोजन्स टू प्रोब। ये देखिए चीफ ने बोला है, हमारे जो आर्मी चीफ है वो गए हैं यूएई, वहाँ पे एक टर्म ये यूज़ किए हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी वॉरफेयर। तो टेक्नोलॉजी मतलब क्या है, कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, तो वो थोड़ा देखते हैं। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होता है। Involves using advanced technology like AI, drones, cyber attacks, and electronic warfare
टू गेन मिलिट्री एडवांटेज। अब एआई तो सब जानते हैं, ड्रोन्स भी जानते हैं। साइबर अटैक्स मतलब आप किसी का जो कंप्यूटर सिस्टम है उस पर आप अटैक कर देते हो, या फॉर एग्जांपल आप किसी का पूरा पावर लाइन है, एनर्जी का, वो उसी को आप डाउन कर देते हो, तो वो सब, या किसी के वेबसाइट को हैक कर लेते हो। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की आप जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थ्रू आप वॉरफेयर कर रहे हो। शिफ्ट्स कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम फिजिकल बैटलफील्ड मतलब आप बैटलफील्ड में जाके बंदूक नहीं चला रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप रूम में बैठे हुए हो और आप वहाँ से अटैक कर रहे हो। की कंपोनेंट्स क्या है, एक हो गया साइबर वॉरफेयर, डिजिटल अटैक्स, वायरसेस, जैसे आपने किसी और का से, जैसे FBI का अपना पूरा सिस्टम होगा, उस पर नॉर्थ कोरिया ने वायरस छोड़ दिया, अब वो हैंग कर गया या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ गया। या जैसे अभी कुछ दिन पहले आया था कि इंडिया में चाइना ने अटैक किया है, मुंबई में पावर लाइंस में अटैक किया था। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की आप डिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हो या प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वॉर चल रहा है और उसमें आप ऐसे ही आपने हंगामा का मतलब प्रोपेगेंडा फैला दिया है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला दिया कि उनके देश में ऐसा ऐसा हो गया है, प्लेग फैल गया है, फॉर एग्जांपल उनका जो आर्मी का जो कैंप है उसमें प्लेग फैल गया है, ये सब कुछ डिमोटिवेट करने के लिए। ऑटोनोमस सिस्टम जैसे कि ड्रोन्स हो गया, वहाँ क्या ऑटोनोमस क्यों है, आप कहीं बैठे हुए हो, वो आप एक बार लॉन्च कर दो। ऐसे भी होते हैं जिसको कंट्रोल करना पड़ता है, या ऐसे भी हैं जिसको आप छोड़ दो एक बार, वो अपना जाएगा टारगेट पे, पूरा जो काम होगा वो करके आ जाएगा। AI हो गया, ऑटोनोमस वेपन्स, डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग। अब डेटा एनालिसिस क्या करेगा, तो लोगों से अच्छा है डेटा एनालिसिस तो लोग भी करते हैं एनालिसिस, लेकिन उस डेटा को बेटर वे में AI कर सकता है और उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो गया, इंडिया अभी डेवलप कर रहा है, ब्रह्मोस 2 चाइना के पास है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मतलब वो साउंड के स्पीड से 5 गुना से भी तेज जा सकता है। अगर एक साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड को बोलते हैं माक, MACH। तो अगर कोई एक 2 मार्क से लेके 4 मार्क तक जाता है तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक, जो इंडिया के पास है ब्रह्मोस। अगर 5 मार्क से भी ऊपर चला गया तब वो हो जाता है हाइपरसोनिक। तो इंडिया के पास हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, खास करके क्रिप्टोग्राफी। अब फॉर एग्जांपल देखिए, US जो है वो अपना जो भी उसका नेटो है जो भी, उससे वो कम्युनिकेट करता है और कुछ इंक्रिप्शन है, वो इंक्रिप्टेड है, तो उसको चाइना नहीं वो ब्रेक कर सकता है। तो चाइना को नहीं पता है कुछ भी क्या बात हो रहा है, लेकिन चाइना अगर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अगर डेवलप कर सकता है तो 1 सेकेंड में उसको पता चल जाएगा कि US अपने पार्टनर से क्या बात कर रहा है। इसमें इंडिया का इनिशिएटिव क्या क्या है, एक है मिशन शक्ति, आपने सुना होगा 3-4 साल पहले का है। एंटी सैटेलाइट, ये व्हीकल नहीं है, ये व्हीकल नहीं होगा यहाँ पे। बेसिकली उस दिन उसमें क्या किया कि ग्राउंड से एक मिसाइल भेज के एक डिफंक्ट जो सैटेलाइट था उसको हमने डिमोबिल किया था, उस पर अटैक किया था। उसको बोलते हैं एंटी सैटेलाइट मिशन शक्ति था। और ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास है, रशिया के पास है, US के पास है, ऑब्वियसली चाइना के पास है। एक दुर्गा 2 है, डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे हाई एनर्जी लेजर्स। ये क्या करता है कि बहुत एकदम हाई एनर्जी लेज़र उसको सेंड करता है और उसको जो भी टारगेट है उसको न्यूट्रलाइज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचो कि कोई ड्रोन है, उसको आप या तो मिसाइल से मारोगे या कोई गन यूज़ करोगे, तो उसमें दुर्गा 2 काम आएगा कि आप उसमें एकदम लेज़र से अटैक कर रहे हो। ये अभी डेवलपिंग है, वो डेवलप लिखा हुआ है और डेवलप कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 अभी डेवलप हो रहा है। AI इसमें एकम AI है, इंडिजिनस एंड सिक्योर AI प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी का है। फिर और आगे चलते हैं, क्या है क्या नहीं है, न्यूज़ में देखते हैं। अब ये सोनिया गेट्स टाइम टू फाइल रिस्पॉन्स ऑन वोटर, इनका आ रहा है कि जब ये सिटीजन बनी उनके 3 साल पहले से इनका नाम था वोटर लिस्ट में। पोल पैनल ड्राफ्ट लिस्ट, अब देखिए यूपी का 18.7% नाम हट चुका है, मतलब समझ लगभग 1/5। तो क्या चल रहा है, 1/5 लोग क्या ही बोला जाए। सुरेश कलमाडी, ये 55 वॉल्यूम्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स ये इशू हुआ है।
ट्रेड यूनियन सर्च सेंटर, ये ईपीएफ और ईएसआई का जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसको बढ़ाने के लिए है। तमिलनाडु पुष्कर धामी, अब ये हिंदू का कोई फेस्टिवल है, उसमें बोल रहे हैं कि भाई बाकी जो भी धर्म है उनके लोगों को मत आने दो। कि भाई कंट्रीब्यूट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि जो सफ़र कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, बात तो सही है। यहाँ इंटरिम बेल हमने देखा अभी 2 मिनट पहले क्या होता है। मिनिस्ट्री फॉर डबलिंग पीएलआई, ऑटो पीएलआई एलोकेशन। पीएलआई क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आप जितना ज़्यादा उसको प्रोड्यूस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलते जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उनका इंसेंटिव बढ़ रहा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो एंटी ट्रस्ट लॉ बेसिकली कुछ वो इलीगल प्रैक्टिस किए होंगे जो लॉ में मतलब बार किया हुआ होगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंश्योर करता है कि कोई मोनोपोलाइजेशन ना हो इंडिया में, क्योंकि ये बोलते हैं कि मोनोपोलाइजेशन होगा तो ये ऑब्वियस है कि जो कंज्यूमर हैं उनको नुकसान होगा। नो रशियन ऑयल एक्सपेक्टेड इन जनवरी। CUI ऑटो सेल, ये सब कुछ नहीं है। वेनेजुएला यूएस टेक ओवर वुड मार्क एंड ऑफ नेटो। ये डेनमार्क की जो भी है प्राइम मिनिस्टर है। एटलीस्ट 35 किल्ड। चाइना बैन्स डुअल यूज गुड्स। क्या होता है? ऐसा कोई भी गुड्स जो आप मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और सिविल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब बोल रहे हैं कि हादी को जो मारे थे वो पॉलिटिकल वेंडेटा था, वो छात्र लीग है, आवामी लीग का स्टूडेंट, वो बॉडी उसने मारा। नॉट जस्ट फॉरेस्ट वाई ग्रासलैंड ऑल्सो बिलोंग इन नेशनल क्लाइमेट प्लान्स। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली ये बोलता है कि जितना भी जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बात होता है या जब क्लाइमेट चेंज का बात होता है तो हम लोग केवल बात करते हैं कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं उनको या जो भी किस्म के फॉरेस्ट हैं उनको हम लोग प्रिजर्व करें, उनको हम लोग रिफॉरेस्टेशन करें। तो ये बोल रहा है कि ग्रासलैंड्स नेग्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ग्रासलैंड्स भी एक अच्छा कार्बन सिंक है और उनको भी प्रिजर्व करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में। तो यहाँ देखते हैं हम लोग ग्रासलैंड क्या होता है। ग्रासलैंड होता क्या है? देखिए, ग्रासलैंड 2 तरह का हो सकता है, या तो ट्रॉपिकल में होगा या टेम्परेट में होगा। अगर ट्रॉपिकल होगा तो क्या होगा? तो मॉडरेट टू लो रेनफॉल होगा। मॉडरेट टू लो रेनफॉल मतलब 70 सेंटीमीटर तक, लगभग 70। अगर 70 के ऊपर जाता है तो फिर डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाता है, ड्राई डेसिडियस, और 100 के ऊपर चले जाएगा तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाएगा। तो मॉडरेट टू लो रेनफॉल होता है, लेकिन इतना कम भी नहीं होता है कि वो डेजर्ट बन जाए और इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि वो फॉरेस्ट बन जाए, तो बीच में रहता है, वो बन जाता है ग्रासलैंड। और समर में होता है ये, जो यहाँ जो रेनफॉल होगा वो समर में होगा। क्यों होता है? तो कन्वेक्शन के कारण होता है। कन्वेक्शन क्या होता है कि अर्थ हीट होता है, उसके बाद उसके ऊपर का जो एरिया है हीट होता है, तो वहाँ पे फिर लो प्रेशर जोन बनता है, फिर जो इर्द गिर्द के जो भी हवा होता है वो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये जो एरिया है ये अब पूरा हीट हो गया है, तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से हवा आएगा और इसके कारण क्या होगा कि ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ पे बनेंगे क्लाउड्स, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और उसके बाद होगा प्रेसिपिटेशन। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो जो सवानाज होते हैं या जो ट्रॉपिकल ये होते हैं ग्रासलैंड्स, उसमें कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है और वहाँ पे ड्राई विंटर होता है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ डेफिनेट ड्राई सीजन। तो और वेजिटेशन टाइप क्या होता है? ग्रास होता है, और खास करके ग्रास कैसा होगा? वो पीला रंग का होगा, येलो ग्रास होता है। इंटरस्पर्स्ड विद ट्रीज, मतलब आप देखोगे, अगर आप किसी ने नेट जियो पे देखा होगा, मतलब अफ्रीका का जब ये लोग दिखाते हैं तो वहाँ पे घास रहेगा, घास रहेगा, फिर 1-2 पेड़ रहेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा पत्ता रहेगा, और वो देख के ही लगेगा कि भाई ये पेड़ थोड़ा अलग है, क्योंकि हम लोग जो पेड़ देखेंगे वो ये मैंगो का और लीची का और ये सब का अलग रहता है, वो एकदम अलग ही रहेगा। तो इंटरस्पर्स्ड विद ट्रीज होगा, जो रेजिस्टेंट टू ड्रॉट्स एंड फायर होगा, क्योंकि जो ग्रासलैंड होता है उसमें आग लगते रहता है।
और उनका जो थिक बार्क होता है वो पानी रखता है। दूसरा तरह का ग्रासलैंड होता है टेम्परेट, स्टेपी। यहाँ पे ड्यू टू रिड्यूस्ड इवेपोरेशन ग्रास इज ग्रीनर देन सवाना। इवेपोरेशन कम है क्योंकि हीट कम है, तो उसके कारण ग्रीन रहता है, जो ग्रास है वो ग्रीन होता है। प्रेसिपिटेशन यहाँ पे समर में भी होता है, विंटर में भी होता है। समर में क्यों होगा? कन्वेक्शनल, जैसा यहाँ पे हो रहा है कि लो प्रेशर बनेगा, हवा इधर उधर से आएगा और फिर ऊपर जाके क्लाउड बन के बारिश होगा। दूसरा होगा विंटर। विंटर में क्या होगा? तो साइक्लोनिक होगा। अगर आप पढ़ोगे, हम जब ट्रॉपिकल साइक्लोन वो दितवा आया था तो बोले थे हम कि टेम्परेट साइक्लोन पढ़ने, उसमें भी टेम्परेट साइक्लोन में भी जो रेनफॉल होता है वो मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह होता है, वो सर्टेन एरियाज में ही, और सर्टेन जो विंड्स होते हैं वही ये करते हैं, साइक्लोन्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको फ्रंट का ज़रूरत है। वहाँ पे एक कोल्ड फ्रंट होगा, एक वार्म फ्रंट होगा। जो कोल्ड एयर मास होगा वो कोल्ड फ्रंट बनाएगा, जो वार्म एयर मास होगा वो वार्म फ्रंट बनाएगा, और ये दोनों जब कोलाइड करेंगे तो जो वार्म एयर होगा वो कोल्ड एयर के ऊपर बढ़ेगा, और जैसे ही वार्म एयर ऊपर जाएगा वो फिर कंडेंस होगा और उसमें क्लाउड्स बनेंगे और बारिश होगा। तो ये चीज़ साइक्लोन। अब टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पे नहीं बनता है, जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसा फ्रंट का जो मिलना है, जब तक फ्रंट एक दूसरे से मिलेगा नहीं तब तक वार्म एयर असेंड नहीं करेगा। तो विंटर में, तो यहाँ पे विंटर में साइक्लोनिक, टेम्परेट साइक्लोन में रेनफॉल होता है। दूसरा बात है कि यहाँ पे कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर होता है। मतलब आप देखोगे जाकर के तो हज़ारों एकड़ में वीट लगा हुआ है, वहाँ पे वीट कल्टीवेशन ही होगा, तो वो हज़ारों एकड़ में लगा हुआ रहता है और पूरा एकदम मैकेनाइज्ड होता है। फिर अब इसमें एक कैपिलरी एक्शन होता है। क्या कैपिलरी एक्शन? क्या है कि पानी ऊपर आता है, तो पानी जैसे ही ऊपर आता है ना तो उसका साथ जो कैल्शियम रहता है वो भी ऊपर आता है, और वो ऊपर के लेयर पे जम जाता है, उसके कारण जो सॉइल है बहुत फर्टाइल होता है। अब ये देखिए, ये जो मैप है ये ग्रासलैंड्स का है। ये जो लाइट येलो में है, लाइट येलो या लाइट ग्रीन पता नहीं, ये वाला है सब ट्रॉपिकल। इंडिया में भी दिया हुआ है, इंडिया में इधर भी होता है। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है, और अगर आप देखिएगा यहाँ पे भी है ऑस्ट्रेलिया में। फिर यहाँ पे प्रेरीज है, यहाँ पे स्टेपीज है, पुस्टाज है, मंचूरिया में है, पम्पास है, वेल्ड्स है और डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका लोकेशन आप याद रखिएगा, यूपीएससी पूछ सकता है। और आप ये भी याद रखिएगा, यूपीएससी को आदत है, वो क्या करेगा, पूरा एकदम डिटेल दे देगा और उसके बाद पूछेगा ये किस टाइप का वेजिटेशन है या ये किस टाइप का क्लाइमेटिक रीजन है। तो वो आप ध्यान रखिएगा कि ये ग्रासलैंड कहाँ मिलता है। अब देख लीजिए, मैप देखिएगा एक बार, दिमाग में आ जाएगा। अगर आप रीजन वाइज जाइएगा कि भाई यहाँ साउथ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप या रशिया और ये वो, तो याद नहीं रहेगा। आप मैप देखना, आपको याद आ जाएगा। 3-4 बार 5 बार देखना, आपको याद हो जाएगा। ये याद रखना। ग्रासलैंड्स पे हम लोग सवाल भी देखेंगे, PYQ। तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अभी रीजनल में चलते। रीजनल में कुछ है नहीं आज। JNU में भाई कुछ नारा वारा लगा, तो उसमें पुलिस अब बोल रही है कि भाई हम लोग कंप्लेंट करेंगे, मतलब कंप्लेंट फाइल करेंगे। उसके बाद फांसीगर रो ये अलग चल रहा है। यहाँ पे DMR से कुछ लोगों का देहांत हो गया। इंदौर में जो वो चल रहा है अभी भी, उस पर बस इधर उधर वो ब्लेम गेम होगा। क्या हुआ वो किसी को पता नहीं चलेगा। करूर स्टैम्पेड, ये फारूक अब्दुल्ला नॉमिनेशन। ये जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, ये तो स्पीकर हैं वहाँ के, राहुल नरवेकर। इन पे आरोप लग रहा है कि ये जो सिविक पोल होने वाला था उसमें ढेर सारे लोगों को ये धमका वमका के इन्होंने उनका नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया, नॉमिनेशन वापस करवा दिया, नॉमिनेशन भरने नहीं दिया। तो अब देखते हैं क्या होता है। हाई कोर्ट गए हैं लोग। छत्रपति शिवाजी, ये अलग उनको जात दे रहे हैं, पटीदार बोल रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस, ठीक है भाई, पंजाब में होने वाला है। EC यूजिंग ऐप डेवलप्ड बाय BJP IT सेल, वैष्णो देवी कॉलेज, SIR। अब अमर्त्य सेन को स्पेलिंग रॉन्ग होने के कारण नोटिस चला गया, तो फिर उनको बोला गया ठीक है आप मत आइए, हम लोग कर लेंगे। तो अगर ऐसा ही है तो सबका कर दोगे, इनमें स्पेशल क्या है? या तो इनको भी बुलाओ या किसी को मत बुलाओ।
ये तमिलनाडु अब बोल रहा है कि सुप्रीम, जो हाई कोर्ट फ्रंट पेज पे है कि अलाउ कर दिया, उसमें अब तमिलनाडु बोल रहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फिर डेटा सेंटर पे, डेटा सेंटर क्या होता है, कहीं आपका सर्वर होगा, जो भी आपका डेटा जहाँ पे भी मतलब डिस्क विस्क रहेगा, उसको जहाँ जमा होता है तो उसको बोलते हैं डेटा सेंटर। तो डेटा सेंटर बना रहे हैं। कॉन्फिडेंट ऑफ कंप्लीटिंग फुल टर्म, 1 month held doctor's petition filed against Kerala University land schools and organization in Telangana should use electrical. ISRO calls for proposal from Indian scientists. अब देखिए आदित्य L1 पे बहुत अच्छा नोट्स हम बना के डाले हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेनली इसमें जो बात है वो ये है कि जो डेटा आया है इसरो से, इसरो बोल रहे हैं आदित्य L1 से, जो टोटल 23 टीबी है। 23 टीबी मतलब सोचिए कि एक टीबी में 1024 जीबी होता है और एक जीबी में 1024 एमबी होता है, तो वो कितना डेटा होगा। तो और आप ये सोचिए कि जो एक बढ़िया लैपटॉप होता है उसमें 1 टीबी का वो यूजुअली स्पेस रहता है, तो वो सोचिए कि कितना डेटा है। तो उसको एनालाइज करने के लिए अगर किसी को कोई चाहता है कि भाई डेटा एनालाइज करे या हम यूज़ करें अपने रिसर्च में, तो उसमें ये मंगा रहा है, मतलब प्रपोजल मांग रहा है। उसके अलावा आपको लैग्रांज पॉइंट मालूम होना चाहिए कि 5 लैग्रांज पॉइंट होते हैं। और आदित्य L1 का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे है। तो आज का देखते हैं PYQ। देखिए ग्रासलैंड पे पूछा है कि इन द ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेज एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ, मतलब बोल रहा है कि ग्रास होता है तो ग्रास के बाद फिर ट्रीज क्यों नहीं आता है। तो इंसेक्ट्स एंड फंगाई, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर लिमिट्स एंड फायर, नन ऑफ द अबव। देखिए अब आप खुद सोचिए कि लिमिटेड सनलाइट, भाई वो ट्रॉपिकल रीजन में है, वो कैसे लिमिटेड हो सकता है। बोल रहे हैं इंसेक्ट्स एंड फंगी, ये कभी मतलब कैसे रोकेंगे वो, इसका आंसर होगा सी, वाटर लिमिट्स एंड फायर। वो फायर अभी हम लोग पढ़े कि फायर होता है, और इसलिए आपको केवल वो नहीं जानना है कि सवाना क्या है, आपको उसका क्लाइमेटिक रीजन भी, आपको उसका क्लाइमेट भी समझना है। फिर देखिए वो सेम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा है, ये वाला 2013 में पूछा है और ये वाला 2021 में पूछा है कि द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज, द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस। अब आप देखिए burrowing animals and termites, fire, grazing herbivores, seasonal rainfall, soil properties। अब इसमें burrowing animals तो नहीं लग रहा है मेरे को, तो ये गया, ये गया, बचा 4 and 5 या 2 3 4 and 5 सॉइल प्रॉपर्टीज, सीजनल रेनफॉल तो होगा। देखिए 4 तो होगा ही, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो इसको तो सही ही मान लीजिए। फायर तो अभी देखें हाँ होता है, तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, जैसे डायरेक्ट जो हम लोग अभी जो SIR चल रहा है उससे ऑब्वियसली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन से ही रिलेटेड है। देखिए क्या पूछा है, इन द लाइट ऑफ रिसेंट कंट्रोवर्सी, मतलब उस समय EVM पे चल रहा था, तो अभी SIR पे चल रहा है। व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंश्योर ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, कि तो पूछ सकता है इस बार कि इलेक्टोरल रोल का ट्रस्ट वर्दीनेस पे पूछ सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो बना हुआ है, जो सब पार्टियों ने आपस में मिलके और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके बनाया है, उसके ऊपर है। फिर बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 member बॉडी। तो कॉमन सवाल है जो आपको पढ़ना, जो आपको पता रहना चाहिए, ये वाला गलत है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल। अब देखिए 1 अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो ये तो गया, शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। ये तो ऑब्वियसली भाई वहाँ पे लिखा हुआ है 324 में कि सुपरिटेंडेंस और ये और वो जो होगा साइड बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन, तो ये वाला तो गलत है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आंसर बच गया ये सी, सॉरी डी। इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, और आप एक बार 324 से 329 जो आर्टिकल है उसको बेयर एक्ट में पढ़ लीजिएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप थोड़ा क्लियर रहिएगा। इस एक्ट को ध्यान में रखिएगा, इस पे सवाल बन सकता है। अगर सवाल नहीं भी बनता है तो इलेक्शन कमीशन पे अगर सवाल बनता है तो इसको आप
ज़रूर यूज़ कर पाइएगा। थैंक यू।